बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि IMF ने हमारे पाँव में बेड़ियां डाल रखी हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि इसी माह पंजाब असम्बली तहलील होगी, 20 दिसंबर से पहले तारीख का ऐलान करूंगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज रिमार्क्स दिए गए कि नैब तरामीम उसी असम्बली ने मंजूर किए हैं जो मुकम्मल ही नहीं। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि 20 दिसंबर से पहले मैं तारीख का ऐलान करूंगा कि असम्बलियाँ पंजाब की कब तहलील होने जा रही हैं। क्या इत्तेहादी खान साहब के साथ मौजूद हैं, उनके साथ रहेंगे? जिस तरह वो पूरे एतमाद इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत है, अरेंजमेंट जी, ये कई महाजों पर ये दबाव में आ गया। इमरान खान साहब इस दबाव में हैं कि असेंबली उन्होंने तोड़नी है या इस्तीफे देने हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने बहरहाल करना है 20 तारीख से पहले पहले। अपनी उनकी जो सियासत और उनका जो मोमेंटम बना हुआ है, कुछ ना कुछ वो करेंगे। अगर वो नहीं करते या उससे पहले कोई मुकदमात या बाकी सारे मामला जोर पकड़ लेते हैं 20 से पहले, तो वो फिर उसके बाद वो बहुत दिफाई पोजीशन में आ जाएगी उनकी सियासत, और उनको यकीनन कुछ ना कुछ करना है। परवेज़ इलाही साहब कहीं दरमियान में है, ठीक है, ये नहीं इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। वो मुनस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ है, परवेज़ इलाही साहब ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये दबाव में आ रहा है, ठीक। और दबाव में इसलिए आ रहा है कि जो मुल्की मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है मईशत। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा कि IMF ने जंजीरें डाल दी हैं, बेड़ियां पहना दी हैं, और उनको ज़ाहिर है कि कोई तोड़ने का तरीका भी समझ में नहीं आ रहा। वो 9th जो रिव्यू होना था वो भी दूर दूर तक कहीं अभी हमारे सामने नहीं है कि वो 9th रिव्यू कब होगा, उसकी शराइत क्या होंगी, कैसे होगा, वो अब उस पर मज़ीद बात क्या की जाए। इमरान खान साहब की हुकूमत का जब खात्मा हुआ था, तहरीक अदम एतमाद जो आई थी, तो उसके बाद जो है वो 186 रुपये का था डॉलर, और अब जो है वो डॉलर क्रॉस कर चुका है कोई 224 या 226, या उसका कोई रिकॉर्ड भी अब मेंटेन करना उसको मुश्किल है। और इसी तरह से जो महंगाई है वो दुगनी हो गई है, दुगनी, और शरह सूद जो है वो 16% हो गई, 11 से। तो हर चीज़, और अभी हमारी ये सूरत हाल है कि 80% ज़खायर हम तकरीबन गैस ऑयल के कुछ 70% हमारे ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं अगले चंद सालों के लिए। तो बड़ा क्राइसिस आ रहा है अगले चंद सालों में। ये जो हम कहते हैं ना कि लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इसकी गैस ख़त्म हो रही है। तो जो हमारे ज़खायर थे मुल्क में वो हम सारे ख़त्म कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में अब उसकी मज़ीद हमने ढूंढने हैं, क्या करना है उसका कोई लाएमल हमारे पास नहीं है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस अरेंजमेंट, ये जो हुकूमत अरेंजमेंट इतनी ज़्यादा बेबस है अपने इत्तेहादियों, और जो इसकी साख्त है कि आज एक इफ्तिताह हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए, अपनी तमाम काबीना, बहुत बड़ी तादाद काबीना की हर वक्त साथ जाती है। क्यों जाती है मैं नहीं जानता, हालांकि वो अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वज़रा उनके साथ होते हैं। और वो जो है वो है सखर हैदराबाद मोटरवे, उसका इफ्तिताह किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये अजब इफ्तिताह था कि ये सखर में भी हुआ ताकि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी खुश हो जाए, और ये हैदराबाद में भी हुआ। इसकी 2 तकारीब हुई, यानी एक सड़क है उसकी 2 जगह पर, क्योंकि वहां MQM है तो वहां आपको अमीनुल हक साहब और बाकी MQM नजर आएगी, यहां पर आपको पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब नजर आए। एक सड़क है, 2 जगह पे उसका फीता कटा, यानी एक कुछ अजीब सा है मामला, ठीक है ना। एक यहां पे कटा जाके जहां पे खुर्शीद शाह साहब और अमीनुल हक साहब ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, और एक जो है ये दूसरी जगह पे। तो 2 जगहों पे आपको ये इसका सजा होता नजर आया। अच्छा, अब मसला ये है, तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि एक अरेंजमेंट ऐसा है कि सबको खुश रखना है, लेकिन जो असल इशू है वो है मईशत का।
और वो आगे जा नहीं रहा। और इसीलिए एक खामोश, जो मैंने बात की थी कि खामोश जो पसे पर्दा मामलात हो रहे हैं, उसमें इलेक्शंस की तरफ ही मुल्क जा रहा है। अच्छा, इलेक्शंस वही वाली बात है कि अब ये मार्च में तो होने से रहे, क्योंकि मार्च में तो उस वक्त होंगे ना जब दिसंबर और वो वाला कैलकुलेशन, अगर 3 महीने एग्जैक्ट, और अगर इमरान खान साहब वो 20 दिसंबर और 20 वो वाली डेट रहती है तो। लेकिन अगर मार्च में नहीं भी होते तो अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, जून में, कहीं ना कहीं, अब क्योंकि इलेक्शन के मोड में जा रहे हैं। अगर आप देखें, मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम तो जारी है, ठीक है, वो तो चल रही है उनकी, और उसमें रैलीज भी निकल रही हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून ने भी शुरू कर दी है और उनकी रैलीज भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल मामला है नवाज शरीफ साहब के वापस आने का, क्योंकि इसमें इलेक्शन कैंपेन उस वक्त चलेगी जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, तो फिर ये रैलीज हो रही हैं। तो इसका मतलब है एक वो मोमेंटम मुस्लिम लीग नून, अब पीपल्स पार्टी रह गई। और पीपल्स पार्टी कब इसको शुरू करती है, कैसे, क्योंकि ये ज्यादा अरसे तक अब ज़ाहिर इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये इंतखाबी इत्तेहाद इमरान खान के बनेगा तो इमरान खान का मौका और मजबूत होगा। देखो इकट्ठे हो गए तो एक से ज्यादा इत्तेहाद होने चाहिए जी। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है। इस अरेंजमेंट से पहले दिन से खुश नहीं है। अब तो उनको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनके इस अरेंजमेंट से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कुछ होगा। क्योंकि वो डिलीवरी कि जी इलेक्शन से पहले बजट बनेगा, बजट में बहुत रिलीफ होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सऊदी अरेबिया से और चाइना से कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही वो तो फिर खाया पिया जाएगा। अगर वो डिपॉजिट होते हैं या ब्रिज होता है, जो भी जिस फॉर्म में भी मिलते हैं, तो वो मईशत तो गड़बड़ है। और उसमें वो जो वादे वहीद हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले मुस्लिम लीग नून का वोट ज़बरदस्त था। अब पीटीआई का आगे जाके पीटीआई का ऊपर नीचे होता है क्या, दोबारा मुस्लिम लीग का वोट आगे जाता है, यानी उनका जो टिकट है वो क्या, वो अब देखना है। क्योंकि ये जो फैसला साजी के अंदर इमरान खान के लिए ट्रबल हो रही है इस वक्त, और इनके आसपास के जो मुशीरान के क्या करने, उसके नतीजे में ये हो सकता है कि कुछ लोग उधर टूट जाएं, लेकिन ये जो इधर से उधर जाने वाले लोग हैं, अब उनकी कोई खास वक़्त रही नहीं मुल्क की सियासत में। ठीक है, मगर ये कि वो बस मतलब जो नून, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ खड़े, नवाज शरीफ के साथ हैं, जो इमरान खान इधर, वो टाइम नहीं है कि इधर से उधर जाएंगे तो ठीक है। लेकिन ये कि बहरहाल वो अवाम की नज़रों में उनकी कोई वक़्त नहीं है खास। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब से क्या कमिटमेंट्स हुई, ये एक कट्टा खुलेगा भी। एक तो नवाज शरीफ साहब ने क्या उन लोगों को टिकट देना है जो कि इस पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके बारे में आज चीफ जस्टिस साहब ने और अदालत ने कहा है कि ये तो मुकम्मल ही नहीं है पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। नैब तरामीम कैसे मंजूर होगी, इसका मतलब है यानी वो तो, यानी राजा रियाज साहब ने तो नून का टिकट लेना है, तो क्या ये लोग जितने चले गए हैं इमरान खान साहब को छोड़ के, इनके साथ कमिटमेंट ये हुई थी कि इनको मुस्लिम लीग नून टिकट देगी, तो क्या इनको भी मुस्लिम लीग नून टिकट देगी? और परवेज इलाही साहब अगर साथ उधर चले गए तो उनको भी 20 टिकट या 25 या पता नहीं 15 टिकट उनको भी देंगे टिकट। शुजा साहब को नहीं तो सालिक साहब को देंगे टिकट, मुस्लिम लीग काफ के। तो भाई एक मिनट जरा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि पता शायद खान अब्बासी को टिकट ही नहीं मिला और राजा रियाज को टिकट मिल गया। पर टिकट कितने होंगे मुस्लिम लीग नून के? तो कितनी कमिटमेंट की है? अच्छा, पीपल्स पार्टी को भी टिकट चाहिए होंगे पंजाब में, बिल्कुल चाहिए होंगे, या कोई सीट एडजस्टमेंट चाहिए हो। तो मसला ये है कि वोट, असल खेल तख्त पंजाब का है। हाँ जी। तो ये मुझे नहीं पता कि वो जो पुरानी कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स किसने किए हैं, किन शराइत पे, और अब उन कमिटमेंट्स की क्या हैसियत है। क्योंकि उस वक्त ये तय था, ये जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो तय था कि उन शख्सियात को मुस्लिम लीग नून टिकट देगी। लेकिन अब मसला ये है कि अब वो 20 उधर से देते हैं, या 35 या 25 जितने भी, और 7 काफ के लोग भी उधर जाते हैं, तो कमिटमेंट में जा रहे हैं ना भाई। आप मुझे बताएं, चौधरी सालिक साहब अगर जाके मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, तो टिकट होगा तो मतलब कोई बात चल रही है ना आगे। बिल्कुल। तो अगर उनको नहीं, यहां से अगर परवेज इलाही साहब अपना वजन डाल देते हैं असेंबलियों के मामले पे, तो परवेज इलाही साहब को क्या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नवाज शरीफ? अभी तो बना लेंगे इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद क्या परवेज इलाही को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, या इमरान खान परवेज इलाही को बनाएंगे?
देखे ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बमुकाबला छोटा भाई। अच्छा, वो छोटे भाई जो हैं वो तो जाहिर है कि वो तो वजीर आजम है, और जब तक इनका फैसला नहीं होता नवाज शरीफ साहब का अहलियत का बाकी, तो वो तो ठीक है मामला। लेकिन इशू ये है कि वो हमजा शहबाज भी तो हैं, सलमान शहबाज भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, तो बाकी जो लोग उनको करेंगे या परवेज इलाही को करेंगे? तो एक रौला उधर भी है, एक रौला इधर भी है, उनका भी सियासी फ्यूचर, ये गड़बड़ घोटाला। और साथ ही भी पीपल्स पार्टी, तो मैं सिर्फ ये जो वो बात आज कर रहे हैं कि हमने अपना सियासी सरमाया खो के ये सारा कुर्बानियां दी हैं, तो भाई कोई मुझे ये बताया कि सियासी सरमाया खोया कितना है और उनको देना कितना है। मतलब हमने भी कोई डिपॉजिट रख ली है, बहुत से होता है ना कि वो ज़र मुबादला क्या कहते हैं, हाँ ज़र मुबादला के ज़खायर तो नहीं खर्च हो गए, जिनके कमिट किया हुआ था वो ज़्यादा हो गया, पता चला वो अपने ही लोग खिसक गए साथ, बाद में टिकट ही नहीं मिल रहा मुस्लिम लीग नून के लोग, अता तारड़ साहब घूम रहे हैं हमारे भाई, और उधर से जो है वो कोई और टिकट लेके, मतलब इसकी कोई तय हो रही है ये चीज़? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत लोग हैं जो कि प्रॉपर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं पंजाब से, तो ये क्या कमिटमेंट्स, क्या वादे वही हो रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए ना, उनसे कहा हमारे साथ आ जाएं शुजात साहब, सालिक साहब चले गए तो सालिक साहब को टिकट नहीं मिलेगा। तो इशू ये है कि ये इसी तरह इमरान खान साहब कितने टिकट इनको देंगे और क्या कमिटमेंट करेंगे वजारत आला की? परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाएंगे नवाज शरीफ पंजाब का इलेक्शन के बाद, ये इमरान खान बनाएंगे? बड़ा सवाल है। तो अब ये अच्छा मसाइल तय नहीं हो रहे, यानी वो भी उलझे हुए हैं, ये भी उलझे हुए हैं, असेंबली तोड़ें कि ना तोड़ें, वो कह रहे हैं तोड़ो तोड़ो। अच्छा, अब तोड़ो तोड़ो नहीं कर रहे वैसे वो, अब कह रहे हैं इलेक्शन के मुल्क इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता, हिजानी कैफियत है। थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे कि तोड़ो हम इलेक्शन करवाएंगे, तोड़े हम इंतखाबात करा देखिए इशू फाइनेंशियल एक माशी बहरान वो सबका है, वो इमरान खान का भी है, नवाज शरीफ का भी है, शहबाज शरीफ का भी है, सबका है, हर पाकिस्तानी का एक माशी बहरान है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। अब वो हिजानी कैफियत, ओ भाई हिजानी कैफियत है मुल्क में। अब वो शहबाज शरीफ बता रहे हैं हिजानी कैफियत आपने, अच्छा वो रोज कहते हैं हिजानी कैफियत, मेरे पैरों में जंजीरें, ठीक है ना, मेरे पैरों के अंदर हाथों में मतलब पता नहीं क्या, खुदा जाने बेड़ियां पता नहीं क्या, वो IMF ने पकड़ लिया रस्सियों से। ओ भाई आप खुद जब बातें करेंगे तो हम नहीं डरेंगे क्या? हमें क्यों डराते हैं? हाँ। ठीक है, तो मसला ये है कि वो माशी बुरहान तो है। अच्छा, वो IMF वाले आए नहीं रिव्यू के लिए, तो इसका मतलब जनवरी तक चला गया मामला, डॉलर मार्केट में है नहीं, और आज वो तनख्वाहें वो फॉरेन मिशंस के लिए इशू किए हैं शाम को, और उसके नतीजे में हर महीने $50 करोड़ गायब हो रहा है, $50 करोड़, वो जो रिजर्व है। तो इसको मसला ये है कि इनसे मईशत तो कैसे संभलेगी? तो अच्छा, फिर वो जो बयानात आए हैं उनके आज, सॉरी बयानात कह रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस सुप्रीम कोर्ट की, वो कह रहे हैं कि जी एक तो नैब तरमीम उस असेंबली ने मंजूर की जो मुकम्मल ही नहीं, और जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कहा कि तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरामीम करने वालों को ही हुआ। चंद अफराद की लाइन पे पूरी सियासी पार्टियां चल रही होती हैं, लाइन को फॉलो करें तो फायदा चंद अफराद की जात को पहुंचता है। कि ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ रख के तमाशा देखे। ठीक है, अच्छा, और फिर उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि पार्लियामान के काम है सिस्टम बेहतरी के लिए कानून बनाए और अमल भी करवाए, एग्जीक्यूटिव फैसले करते हुए कानून पे अमल दरामद नहीं किया जाता। अच्छा जी, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट फैसले, और उन्होंने साथ चीफ जस्टिस साहब ने कहा करप्शन पे किसी सूरत माफी नहीं होनी चाहिए। गलत कानून नैब का जहां इस्तेमाल हुआ, जहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई शुरू से लेके, शुरू से जब से नैब बना है, यानी मैं तो तब से देखता हूं ना, हम तो देखते आ रहे मुशर्रफ साहब के दौर से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही। तो कह रहे कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए, ठीक है, और तो मतलब एक तरफ तो ये है कि तरामीम हुई, दूसरी तरफ ये है कि नैब ने विक्टिमाइज भी किया, लोगों का बेड़ा गर्क सत्यानाश भी किया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है ना नैब, तो वो तो इसमें तो कोई दो आरा नहीं है, और रहा और अब भी शायद है। अच्छा, अब ये तो हो गया, तो यहां पर ये सिस्टम सारा अब जो है ना, ये क्या लफ्ज होता है, डगमगा गया, जबरदस्त बेहतर लफ्ज है, वो कुछ ऐसे हो रहा है, बस इस प्रोसेस से गुजर रहा है ये सारा सिस्टम जो है। ये लेकिन ये अच्छा है कि सियासतदान इस बहरान में आपस में कहीं ना कहीं राब्ते में है कि भाई अब क्या करें, ठीक है ना, मईशत है तो मईशत के ऊपर वो भी बात कर रहे हैं, वो भी परेशान है, तो ये एक तरह से यानी एक ही बात हो रही है ना कि मईशत एक आम मसला है। अच्छा, दूसरी जो बात है, देखिए हमारे पड़ोस में जंगें छिड़ गई हैं,
ये मैं बार बार बात कहता हूं कि और इसका उसका अब असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया, आपकी मईशत पे। पहले तो वो जो यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है उसका पूरी दुनिया पे असर आ गया, ठीक। ये वर्ल्ड वॉर इस आज की दुनिया में तो ऐसे ही है ना कि एक जगह पे जंग छिड़े तो दूसरी जगह। पहले तो पहली जंग अजीम में तो यूरोप में छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे लोग दुआएं कर रहे थे, ठीक है ना, कैसे हो जाए। मतलब यहाँ पे बरे सगीर तो सारा हिटलर के साथ था ना, जर्मनी के साथ था। जर्मनी लड़ा था बरतानिया से, यहाँ बरतानवी राज था, तो सब दुआएं मांगते थे जर्मनी के लिए। और इतनी दुआएं मांगते थे कि वो जो बर्तन थे उनका नाम भी जर्मन सिल्वर रख दिया था घरों में। जर्मन सिल्वर का बर्तन है वो, बड़ा कीमती बर्तन, जर्मन सिल्वर एक धात बन गई थी जर्मन सिल्वर, वो इसलिए कि जर्मनी के लिए दुआएं करते थे लोग यहाँ बैठ के कि जर्मनी जीत जाए, जर्मनी की लड़ाई हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तहरीक के खिलाफ हुआ। तो उसके बाद तो उस्मानिया, मतलब जो जो जर्मनी के अलाइज थे उनके साथ यहाँ से लोग थे। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो पड़ोस में जो जंग छिड़ी है, अब ये जो एक मुस्तकिल जंग है, ये जंग जो है ये है चाइना और इंडिया की। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग है जो मुस्तकिल है, तो मतलब वो कोई जंग बंदी वो सीज फायर होता है, जंग बंदी नहीं है, तो सीज फायर हो जाता है, लेकिन अपनी जगह एक तनाज़ा खड़ा है, फौजें खड़ी हैं, कोर्स आमने सामने सियाचिन पे हर वक्त तैयार 24 घंटे, वो बिल्कुल, यानी फौजें आमने सामने खड़ी हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और सीज फायर होता है। सीज फायर खत्म हुआ, सीज फायर खुल गया, सीज फायर खत्म हुआ, तो ये कोई अमन तो नहीं है ना कि सियाचिन पे फौजें आमने। तो इधर भी इसी तरह से चाइना और इंडिया की अब एक जंग छिड़ चुकी है। वो जंग कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा, पुरानी जंग है। और जहां पे सरहदी तनाज़ात होते हैं तो वहां पे जंगें खत्म नहीं। और आप देखें ना ये क्या हुआ है अभी ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान, यूएई के दरमियान। उन्होंने कहा 3 जजीरे, उस वक्त जब पिछली सदी के अंदर यहाँ पे कई सौ साल पहले यहाँ पर अरब ममालिक, अरब कबाइल आए थे, तो वो एक मसला खड़ा है। अब ये जो मसला है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये, अगर चेयरमैन माओ की वो जो उनका था, चेयरमैन माओ का मशहूर व मारूफ बात कि जी 5 उंगलियां, वो कहते हैं ना 5 उंगलियां हैं जी, और 5 उंगलियां और दाएं हाथ की 5 उंगलियां और हथेली, तो हथेली तो हो गई ये तिब्बत, और 5 उंगलियों में आप शुरू कर दें मगरिब से लेके मशरिक तक जी, तो 5 उंगलियों में आप, पहली उंगली हो गई लद्दाख, दूसरी हो गई नेपाल, तीसरी हो गई सिक्किम, फिर हो गई भूटान, और फिर हो गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जी, लाइन ऑफ कंट्रोल तो ये कश्मीर में है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, जिसको चाइना नहीं मानता, जिसको बॉर्डर एरिया कहा जाता है, जिसको जहां चाइना नहीं मानता। और चाइना इससे पहले ये मैकमोहन लाइन थी जी, ये मैकमोहन लाइन थी जो मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन ने बनाई, और उसमें उस वक्त ये था कि बरतानिया था, और बरतानिया का फड्डा चाइना से नहीं हुआ, बरतानिया का फड्डा पड़ा हुआ था रशिया से, तो ग्रेट गेम चल रहा था। तो वो यहां पर उन्होंने कहा कि ये बफर बीच में बने इलाका, ताकि रशिया यहां पर ना आ जाए, और उन्होंने ये शिमला एग्रीमेंट किया जी। और शिमला एग्रीमेंट जो है ये 1913 और 14, एक तो बाद वाला शिमला एग्रीमेंट है ना जो भुट्टो साहब का और इंदिरा गांधी का, वो अलग है। वो शिमला एग्रीमेंट उस वक्त हुआ, और शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसमें तिब्बत के लोग गए, यहां से ब्रिटिश इंडिया के लोग गए, और चाइना से भी बुला लिया गया। लेकिन चाइना ने ये कहा, चाइना ने शिमला एग्रीमेंट जिसमें मैकमोहन लाइन बनी, उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते क्योंकि तिब्बत तो चाइना का हिस्सा है। तो चाइना ने उसको कभी नहीं माना, लेकिन चाइना उस वक्त कमजोर था, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन, और वो वहां पे चाइना उस वक्त जो है वो बहुत से मसाइल का शिकार था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 47 में इंडिया आजाद और 49 में चाइना आजाद, 50 के अंदर फिर फड्डा शुरू। पहला फड्डा ही तिब्बत के ऊपर स्टार्ट हुआ और इन इलाकों में शुरू हुआ। चाइना ने कही तो हमारी टेरिटरीज हैं, वापस लेंगे, जैसे आज तक वो कहते हैं कि ताइवान को वापस लेंगे, इस तरह वो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को वापस लेंगे। हम, भूटान हमारा हिस्सा है, नेपाल हमारा हिस्सा है, लद्दाख हमारा हिस्सा है, और इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर अब चाइना का और इंडिया का फड्डा हुआ। 3 रोज तक इंडिया खामोश रहा, क्यों? ये एक सवाल है। क्या इसलिए कि गुजरात के अंदर जश्न मनाया जा रहा था मोदी जी का, और इस बात की परेशानी हो गई थी कि कहीं उस जश्न के अंदर रंग में भंग न डल जाए, तो इसलिए लोगों को बताया ही नहीं गया कि जी वहां पर चाइना के साथ एक 2 सालों से ज्यादा, 2.5 साल हो गए हैं, वहां पर फिर लड़ाई हुई है दोबारा।
और उसके बाद क्या वहाँ का सैटेलाइट सिस्टम ही या जो कनेक्टिविटी ख़राब थी, ख़त्म थी, क्योंकि एक फ़ौजी ने वहाँ के ट्वीट किया कि हम इंडियन फ़ौजी ने कि हमारी यहाँ पे लड़ाई हुई है बहुत ज़्यादा, वो ज़ख्मी या क्या सूरत हाल थी, वो ट्वीट डिलीट हो गया, लेकिन उसने खबर दी। तो क्या वजह थी कि इतनी ताख़ीर से बताया इंडिया ने, क्यों ये 3 दिन लगे? और फिर उसके बाद खबर जब आउट हो गई मीडिया में तो फिर इनको याद आया, और फिर आज राजनाथ जी भी खड़े हैं और बाकी लोग भी खड़े हैं। लेकिन इशू ये है कि वही कि 1 इंच हमारा नहीं गया, मतलब इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। 1 इंच नहीं गया, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जमीन जा चुकी है। एलएसी को चाइना नहीं मानता। एलएसी ये एलएसी है, ये असल में ये जो उनके प्रीमियर चुएन लाई ने खत लिखा था नेहरू जी को, ठीक है, 59 में, और उन्होंने कहा था कि ये इलाके होंगे। इन्होंने नहीं माना। 62 में जंग हो गई और जंग में इंडिया को शिकस्त हुई, चला गया चाइना वापस, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका उनके पास रहा और ये इलाके वो ले जाएंगे, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो और बाकी इलाके हो। अच्छा, ये लेकिन अब इसमें एक इशू और है जो पहले ही दिन से, आज से 2-2.5 साल से हम सवाल उठा रहे हैं और इसका सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं मिलता। ये G20 की, अभी G20 समिट हुई ना बाली में, तो उसकी सदारत इंडोनेशिया से आ गई है किसके पास? इंडिया के पास। इंडिया उसकी सदारत कर रहा है G20 ममालिक की। तो G20 ममालिक की सदारत करते ही 2 बड़े धचके मिले हैं। अच्छा। और दोनों मिले हैं चाइना की तरफ से। सही। इंडिया को एक धचका मिला है कि जनाब वो ये दौरा सऊदी अरेबिया, जिसमें जीसीसी ममालिक के साथ मुआहदा। ठीक। अच्छा, ईरान के साथ जो तलखी पैदा हुई थी, वो आज उनके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको दूर किया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, जीसीसी के साथ ताल्लुकात, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुतासिर हो ईरान के साथ ताल्लुकात। यही बयान ईरान की तरफ से भी आ गया, जो गलतफहमी खत्म हो गई, क्योंकि ईरान में इस वक्त चाइना के नायब सदर हैं। तो वो दोनों तरफ से बयान आ गया। तो पहला तो धचका ये लगा कि जीसीसी के मुल्क में ममालिक के साथ चाइना के प्रीमियर की आमद, और उसके फौरन बाद चाइना और भारत की लड़ाई शुरू। एक अहम तरीन सवाल जो है वो ये है कि किसी एक मुल्क ने, यानी इंडिया है ना, देखिए ना, ये दाइश का ये जो हुआ कल अटैक, उसकी दाइश ने जिम्मेदारी, दाइश खुरासान ने जिम्मेदारी कबूल की है अफगानिस्तान की, और इनकी ठुकाई होगी प्रॉपर, जिन्होंने भी अटैक किया है वो, ये अफगानिस्तान के अंदर दाइश ने कहा कि हमने चाइनीज बाशिंदों पे जिम्मेदारी जी ठुकाई होगी। इशू ये है कि क्वाड किधर है? अमेरिका ने चाइना और इंडिया के हमले पे स्टेटमेंट नहीं दिया, क्वाड का मेंबर है। बरतानिया ने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशंस ने नहीं दिया। इंडिया इस मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं लेके जाता, नाम ही नहीं लेता चाइना का। ये नहीं, आप ये नहीं कि कोई तनकीद, वो हकीकतन वो बात ही नहीं। उनके साथ तिजारत भी चल रही है सबसे ज्यादा, जमीन भी जा रही है, पैसा भी जा रहा है उधर, मतलब पॉलिसी क्या? और मैंने कहा मतलब असलहा जो है, देखें आप जब वेपन्स लेते हैं ना, तो इधर से इधर का जोड़ लिया, इधर से उसकी तार उसकी लगा ली, कोई फिलिप्स का बल्ब लगा लिया, कोई सैमसंग की ट्यूबलाइट, वो आपस में घुटमुट, एक इकोसिस्टम। जो हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपने मैक का कंप्यूटर लिया है तो साथ एप्पल का आईफोन होना चाहिए, आपके साथ स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि वो एक इकोसिस्टम में आप काम कर रहे हो। अब इधर से फ्रांस का, इधर से इनका, इधर से रशिया का, इधर से, अब वो सारा मुझे बताएं कि वो S-400 चाइना का अगेंस्ट यूज होगा। अच्छा, ब्रिक्स किधर गया? एससीओ किधर है? ठीक है डॉक्टर साहब, क्वाड किधर है? से वापस आके G20 के बाद धचका, यानी ये मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ा धचका है कि वहां पर जी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि IMF ने हमारे पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब को इन मामलात का, इन बातों का इदराक नहीं था? क्या वो दिमागी तौर पर तैयार नहीं थे इन तमाम तर मामलात से निमटने के, खासकर मुआशी मामलात से? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी टीम है और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फरमाइशें, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक ही वक्त में करके, और फ़ायदे और जो रवायती सियासत और ये सारा, उस चक्कर में ये सारा सेटअप पड़ गया।
ये मुमकिन था कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, लेकिन मैंने आपसे वही कहा ना कि एक सड़क का इफ्तिताह भी 2 जगहों से 2 इत्यादी करवा रहे हैं जी। तो, और फिर असल मामला है कि मईशत, तो अब वो जाहिर है कि जब इलेक्शन मोड में जाएंगे तो आइडिया होगा, और वो जा रहे हैं कि कितना वोट बैंक कैसे। इमरान खान साहब की रैलीज अपनी जगह जारी हैं और वो भी इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। 20 तारीख तक इमरान खान साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते, आगे पीछे वो ले जा सकते हैं, सारा डिपेंड करता है। लेकिन वो इस्तीफे उनके लोग दे देंगे अगर उन्होंने ना भी तोड़ा असेंबली को, तो इस्तीफे तो दे सकते हैं लोग उनके। तो देखते हैं कि खान साहब क्या करते हैं, और खान साहब भी आहिस्ता आहिस्ता उस दबाव में है भी, लेकिन निकल भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो आदमी देखता है ना कि कौन से लोग मेरे साथ खड़े थे कौन से नहीं साथ खड़े थे। तो वो जब भी उनकी स्पीच होती है तो उसमें वो, लेकिन साथ ही मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, बाकी मामला भी हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में, लेकिन इलेक्शन की तरफ मैंने आपसे कहा ना मामला कि ये मतलब मार्च नहीं तो अप्रैल, अप्रैल नहीं तो मई, मतलब इलेक्शन ईयर में दाखिल हो गए हैं हम, इलेक्शन में दाखिल हो गए हैं, और असल में ऐसे वक्त में दाखिल हो गए हैं कि जब मुल्क की रियासत के मसाइल जो हैं वो कहीं ज्यादा हावी आ गए इन सारे बयानात के ऊपर से, और पॉलिसी किसी के पास भी नहीं है असल में कि आगे कैसे चलना है। ठीक है, इलेक्शन में टिकट कैसे देने हैं, आगे कैसे चलना है, और मईशत को कैसे ठीक करना है। जो बेहतर मईशत माशी पॉलिसी लेकर आ जाएगा ना सामने, प्रॉपर पॉलिसी, ये नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं, प्रॉपर पॉलिसी, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों को अपील करेगा इस वक्त, सही होगा, और खर्चे को कम करेगा। ये जो फटा पड़ा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो एलएसी जिसको नहीं मानता, जो एक मुआहदा हुआ था, एक मुआहदा हो गया था, मतलब है कि 90 की दिहाई में जाके और एक मुआहदा हो गया था चाइना उनके दरमियान, एग्रीमेंट है वो ऐसे ही है, मतलब उसको कभी चाइना ने और इन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं एलएसी को लेकर आए। लेकिन एलएसी के पहले जो झगड़ा हुआ, जो मैंने कल भी कहा था, पहले जो 2020 में जो लड़ाई हुई, वो एलएसी जो ऑब्सलीट हो चुकी है उसके मशरिक के कोने पे लद्दाख के इलाका गैल्व, ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल दूसरा हिस्सा है। ठीक है ना, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एक तरफ है, लद्दाख एक तरफ है, और बीच में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये बिल्कुल जो है वो एक, यानी आप समझें कि पूरा ऐसे जो है ना, पूरा जो बॉर्डर है, यानी सैकड़ों मील बकौल इंडिया जितना मानता है उसको, या 1000 से ऊपर जो चाइना कहता है, तो वो पूरी की पूरी जो सरहद है उन सरहदों पे लड़ाई है। सही। अच्छा, अब उसके बाद कंटेनमेंट भी हो गई है। इंडिया की कंटेनमेंट अपनी जगह ज़हन में रखें कि उधर से नेपाल, उधर से बांग्लादेश, उधर से म्यांमार, ये जो इवन ये जो रियासतें हैं, ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी बहन है। अच्छा, ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा इलाका है इसका। ठीक है ना, तो लेकिन और आप ये देखेंगे ये 7 बहनें जो हैं, इनके 5 तो हमसाए हैं, यानी एक इनका बॉर्डर लगता है ऊपर तिब्बत के साथ, तिब्बत चाइना, फिर एक म्यांमार के साथ लगता है, एक बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ लगता है। तो इशू ये है कि ये जो है ये चारों तरफ इनके बहुत सारे मुल्क हैं, और नेपाल के साथ भी लगता है। तो और ये अब ये देखना है कि ये इंडिया अपने आप को कंटेनमेंट से कैसे निकालता है, कंटेनमेंट से कैसे निकालता है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका किधर गया, अमेरिका के अपने दाखिली मसाइल हैं, यूरोप किधर गया, यूरोप के अपने मसाइल हैं, रशिया किधर है, रशिया यूक्रेन की जंग में फंसा हो। तो ये चाइना, ये इंडिया का अपना इशू है कि इंडिया इस वक्त उलझ गया है चाइना के साथ। कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री, कोई आपके इत्तेहाद उनको जो पता चलता है ना कि चाइना से लड़ाई हो रही है किसी मुल्क की, मतलब देखिए ना, मैं से यूक्रेन से तजारत शुरू कर दूं तो मेरे पहले बात दिमाग में आएगी पुतिन क्या सोचेगा। मैं पुतिन से तजारत कर दूं, पहली बात ध्यान में आएगी कि ईयू क्या सोचेगा, ईयू के मुल्क क्या सोचे। जब आपका चाइना से फड्डा जंग शुरू हो गई तो हर मुल्क सोचता है एक मिनट ठहरें यार, इंडिया से हम कर तो रहे हैं मामला, लेकिन जरा सोच लें कि आगे जाके मसाइल चाइना के साथ ना खड़े हो जाए। अच्छा, तो इसमें दूसरी बात यह कि वो कंटेनमेंट वाली बात की तो जनाब 3 रोज के लिए कोई 49 के करीब अफ्रीका के जो ममालिक हैं वो और अफ्रीकन यूनियन, वो सारे के सारे जनाब 3 रोज के लिए वाशिंगटन लैंड हो गए, और वाशिंगटन लैंड हो गए, और वाशिंगटन में उनकी 3 दिन तक खूब खातर मदारत होगी। ठीक है, 4 मुल्कों के अलावा, उसमें मेरा ख्याल से एक माली है, एक एरिटेरिया है, जिनको सस्पेंड किया हुआ है अफ्रीकन यूनियन ने, 4 ममालिक के अलावा, और उस बाकी सारे ममालिक हैं। लेकिन इसमें जो सबसे एक जो आप कहें कि इसमें जो एक दिलचस्प चीज़ है, दिलचस्प बात है, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा खातर मदारत हो रही है वो तियोदोरो ओबियांग की हो रही है। ये तियोदोरो ओबियांग कौन है?
ये थियोडोरो ओबियांग जो हैं ये 1989 से इक्वेटोरियल गिनी के सदर हैं। अच्छा। इक्वेटोरियल गिनी वही जहां पर चाइना बेस बना रहा है अटलांटिक ओशन के साथ। सही। ये अपने चचा के तख्ता उलट के आ गए थे और चचा जान जो है इनके वो स्पेन से आज़ाद हुआ था ये इलाका, और इन्होंने अपने चचा जान का तख्ता उल्टा और चचा जान को गोली मार दी फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके। और उसके बाद वो, अच्छा इनके चचा जो हैं वो भी डिक्टेटर थे, ये भी डिक्टेटर कहलाते हैं। इनके जो चचा थे वो ताहयात सदर मुंतखब हुए, भतीजे ने तख्ता उल्टा 79 से वो भी अभी तक हैं। और चंद रोज पहले शदीद मजम्मत की अमेरिका ने जब दोबारा इलेक्शन जीत गए, लेकिन अब बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बुलाने इसलिए पड़ रहा है कि वहां पर जो है वो चाइना ने बेस ले लिया। अच्छा अब जनाब इसमें एक और जो है ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक और जजीरा है, छोटा सा नन्ना सा जजीरा है ये अटलांटिक ओशन में, एसियसन आइलैंड। एसियसन आइलैंड दरमियान में है कहीं, वो अमेरिका, ये है बरतानिया का जजीरा, छोटा सा नन्ना सा जजीरा है। तो उसकी अहमियत बढ़ गई क्योंकि वो जो है वो उसमें बरतानिया की फौज भी है और उस पर जो है अमेरिका की फौज भी है। तो अगर वो सोच रहे हैं कि एक मिनट अगर यहां से इस तरफ से चाइना से लड़ाई हो, यानी अभी भी वो इसी तरह से समझ रहे हैं ना कि यानी पैसिफिक जो है अमेरिका, पैसिफिक और चाइना, लेकिन अब मसला ये है कि अटलांटिक के साइड से अटैक हो जाए तो फिर क्या हो, तो फिर वो दरमियान में ये जो जजीरा, ये देख रहे हैं छोटा सा जजीरा इसके, ये उसमें नहीं है, पैसिफिक में नहीं है, ये अटलांटिक के अंदर। तो इस जजीरे की अहमियत हो गई है, ये बरतानिया का जजीरा है। अच्छा है, बरतानिया ने छोटा सा 900 किलोमीटर इसका रकबा है, मगर यहाँ पे बेसिस बनी हुई है। उस जजीरे की अहमियत हो गई कि अच्छा यहाँ से अगर कभी हमला होगा फ्यूचर में अमेरिका को, अटलांटिक तो यहाँ से इस बेस से बचाया जाएगा। तो एक रौला पड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका अपनी वो कंटेनमेंट महसूस कर रहा है, ये अटलांटिक है, ये ध्यान में रखें। ठीक। अच्छा तो ये सारे जो अफ्रीकन हैं ये सारे वहां मौजूद हैं। ये सारा का सारा पाकिस्तान से इसलिए रिलेटेड है, पाकिस्तान के इशू से, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो कि पहले वन बेल्ट वन रोड कहलाता था, अब BRI कहलाता है, और जिसमें बंदरगाहें भी हैं। अफ्रीका में ये सारी बंदरगाहें चारों तरफ जो कल हमने दिखाई थी, चारों तरफ बंदरगाहें हैं, उसमें कुछ बन रही हैं, वो सारा का सारा लिंक होना है आगे जाके ये अबू धाबी पोर्ट के साथ। अबू धाबी पोर्ट के बाद फिर गवादर है, गवादर के साथ बाद फिर बांग्लादेश। इशू ये है कि अगर पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि बंदरगाह से, बल्कि ऊपर रेलवे, बल्कि उसमें ऐड अफगानिस्तान ने भी होना है, बल्कि उसमें सेंट्रल एरिया पूरा जो नक्शा बनता है उसमें पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं होती और लॉन्ग टर्म उसमें इस्तेकाम नहीं आता तो पूरा BRI जो है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा अब ये जो दाइश वाइश वाले ये यहाँ पे तमाशाबाजी हो रही है ये अफगानिस्तान के अंदर, TTP है जो भी, इससे बड़े रौले यहाँ पे रहे हैं, लेकिन लोग इसकी वजह से ये बड़े ग्रुप, ये तो पूरे इलाके मारे निकल गए थे। अब वो दोबारा TTP शुरू हुआ है वहां से, तो शुरू में ही चूंकि पावर्स दूसरी हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसीलिए जो है वो मेरा ख्याल है बहुत जल्द। चाइना पे देखें, चाइना पे अटैक होने से पहले किस पे अटैक हुआ था? चाइना के लोगों पे अटैक हुआ है ना कल, उससे पहले किस पे अटैक हुआ था? पाकिस्तान पे। याद करें पिछले ही हफ्ते पाकिस्तानी सफारतकारों पे अटैक हुआ है जी बिल्कुल, और उसके भी जख्मी हो गए थे वहां, और वो वापस पाकिस्तान लाना पड़ा था उनको, और ये बड़ी खबर बन गई थी। उसके बाद वो वापस गए और अगले ही दिन वहां पे चाइना के जो होटल में चाइनीज, तो ये लिंक नहीं है चीजें सारी। और उससे पहले पिछले महीने रशियन डिप्लोमेट जो है सुसाइड अटैक हुआ था। तो बात यह है कि यहां पर अब ये कौन से, मैं ये बात नहीं मानने को तैयार कि ये लोकल प्लेयर्स हैं, ये रीजनल या इंटरनेशनल ग्लोबल गेम अफगानिस्तान में जारी है। लेकिन उसका रिएक्शन डॉक्टर साहब देखते हैं ना, उसका रिएक्शन चाइना, तो फिर चाइना रशिया, मैंने कहा ना कि वो फिर अपने अंदाज में उनकी इंटेलिजेंस भी, बाकी भी कौन है पीछे भाई क्या कर रहा है, तो उनका बेल्ट एंड रोड डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो अपने लोगों में अगर यहाँ करेंगे, अगर यहाँ उन्होंने जाने दिया तो फिर अफ्रीका में जहाँ पूरे उनके इतना वायलेंस हो रहा है तो वहां पर चाइनीज बाशिंदे, फिर इराक में उनकी प्रेजेंस है, फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर चाइना और रशिया मौजूद है, अफ्रीका में वैगनर। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब वापस। ये पाकिस्तान का अदम इस्तेकाम इस पूरे ग्लोबल जी आप समझें कि जो मैप है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है पाकिस्तान का सियासी और माशी अदम इस्तेकाम। सही हो गया। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आप, जो हमारे खित्ते में इर्द गिर्द पड़ोस ममालिक में जो मामलात चल रहे हैं और जो वाक़यात चल रहे हैं, पाकिस्तान का इस वक्त मुआशी तौर पर और सियासी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और फिर आलमी तौर पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारे रहनुमाओं की? देखिए, एक मैं आपसे सिर्फ बात कहूँ कि मुझे जाहिर है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम कोशिश करते हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी को इंटरनल जो उनकी है उस पर कभी भी हम कोशिश करते हैं कि बात ना करें, लेकिन जो रीजनल इश्यूज हैं उसमें मैं इसको समझने से कासिर हूँ। ये देखें, इंडिया टुडे जो लिख रहा है, जो पहली स्लाइड है हमारी, कि ओवर 200 चाइनीज PLA ट्रूप्स केम आर्म्ड विद स्पाइक क्लब्स एंड स्टिक्स। अभी 200 थे या 300 थे, ठीक है, कुछ लोग 300 बता रहे हैं। और उसके साथ ये जो राजनाथ उनके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं बताई कि 35 लोग वहाँ से ज़ख्मी और 7 इंडियन साइड पे शदीद ज़ख्मी हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह। बात सारी ये है कि अब ये इंडिया टुडे ही कह रहा है कि डिडंट सीड एन इंच ऑफ लैंड। ये तो पहले भी बात कर चुके हैं, अब इसकी और कोई डिटेल्स नहीं। ये बात देखें, ये इस इशू में जो एक चीज़ बड़ी एक अजीब सी है ना, इस पूरे जब से ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, एक यानी 200 वहां से आ गए लोग, उन्होंने मारा और वो चले गए। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि हमने भगाया क्या? वो चले गए होंगे, वो अपना काम दिखा के चले गए। अच्छा, और वो आए तो ये अनप्रिपेयर्ड थे। इशू ये है जो मेरे लिए कि इसको चले मिलिट्री की साइड पे आप एक तरफ रख दें, इसको डिप्लोमेटिकली इंडिया क्यों नहीं हैंडल कर रहा? इसको इंडिया की जो सरकार है वो डिप्लोमेटिकली, देखिए क्वाड के मेंबर है, तो क्वाड क्या है अब ये आज तक गायब है क्वाड। इसी तरह से SCO के मेंबर, वहां पर भी नहीं छूटता, वो चाइना का ही इन्फ्लुएंस है। ब्रिक्स, चाइना भी है, रशिया भी है। यानी कोई एक फोरम तो ऐसा है, यूनाइटेड नेशन, यानी कहीं पर आवाज तो उठाएं कि हमारे मुल्क पे हमला हुआ है। कोई एक दुनिया का मुल्क आपके फेवर में बयान दे दे, कोई एक तो दे ना, अमेरिका तो दे। तो अमेरिका भी देखिए क्या इशू है। अब इशू ये है कि यहां पर CNN क्या खबर दे रहा है, इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स क्लैश ऑन डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी वो भी ये नहीं कह रहा कि इंडिया, वो भी कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर लिख रहा है CNN। यानी मैं इसको समझने, देखिए बात यह है कि जब आप बहुत सारे मामलात को सफारतकारी पे जब हार रहे हैं ना, रशिया के पास याद करिए शुरू में ईरान, रशिया, क्वाड, ये होगा, वो ताइवान को मान लेंगे, दलाई लामा। अच्छा, दलाई लामा जो है वो उन्होंने 2003 तक इसको नहीं माना था, अरुणाचल प्रदेश के इंडिया में, वो कहते थे चाइना का हिस्सा ही है, चाइना का हिस्सा, उन्होंने भी नहीं माना। और जो ये इनकी पैदाइश भी यही हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, ठीक है। इशू, मेरा जो नुक्ता नजर है कि ये सारे इश्यूज लिंक्ड हैं, यानी इस लिहाज से लिंक्ड हैं कि ये लद्दाख, आज आपने देखा पाकिस्तान की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की, और उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, और इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उस दहशतगर्दी की प्लानिंग में और उसकी एग्जीक्यूशन में और आगे सारे वो उसमें मुलविस थी, और उन लोग पकड़े हैं। जो इशू मुझे जिस बात का खदशा है वो ये है कि ये अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान हो रहा है और बढ़ेगा, उसके साथ ही रशिया कोई मदद नहीं करेगा आके। रशिया यूक्रेन में वो तो फड्डे में पड़ा, वो तेल ले देगा, तेल भी नहीं दे तो फिर ये इधर से जो गल्फ के अंदर तमाम गल्फ में बशमूल ईरान, ये चाइना के साथ, ठीक है। और चाइना ईरान पे तो इल्जाम ही लगाया हुआ है अमेरिका ने कि वो मिसाइल्स दे रहा है रशिया को। इशू ये है कि इसमें ये एक पॉलिसी हमको समझ आती है ना कि इंडिया की डिप्लोमेटिक बहुत ज्यादा जपियां डाली है ना मोदी जी ने, और G20 नहीं, आप देखिए उसका, अगर आपकी मैशियत, अगर आप कंटेन हो गए इस बात को, तो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारी मैशियत उनसे कुछ बेहतर हो गई है। मुझे अगर वो पड़ोस की उसको समझ आए ना उनकी, तो फिर मैं कहूं कि जी ये गेन हुआ है। अब अफगानिस्तान से वो साफ हो गए, ये उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर, पता ही नहीं चला ना अमेरिका को पता, इंडिया को पता चला। फिर एक्साइल गवर्नमेंट ने कहा कायम करेंगे, ताजिकिस्तान में होगी, फलां होगी, वो जबरदस्त हो गया प्लान सारा, उनको वीजा ही नहीं दिए, वो अभी तक नाराज बैठे हैं बहुत सारे लोग। वो हेरात सिक्योरिटी डायलॉग में वो इशू उठाया उन्होंने कि आप तो वीजे नहीं दिए हमें इंडिया ने। अच्छा, उनको दुनिया भूल भाल भी गई है क्योंकि यूक्रेन से इतने रिफ्यूजीज आए कि अफगानिस्तान के लोग अब समझ नहीं आ रहा कहां जाए। तो इशू ये है कि ये इस पूरी जंगों में एक तो उनकी सफारती पॉलिसी कहां है, हमें फौरी तौर पे ऐसे स्टेप्स लेने, क्योंकि हम एक वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता बीच में, एक मुल्क जो इत्तेहादी है आप सबका, और आसपास वो उसमें अंदर टर्मोइल ऐसा है कि उसके नतीजे में सुपर पावर्स को भी नहीं समझ में आ रहा कि यार एक मिनट ठहरें, हम बात कैसे करें। यानी आप मुझे ये बताएं कि वहां पर इथियोपिया
एबी अहमद पहुंचे हुए हैं वाशिंगटन। सर यानी हर मुल्क की अहमियत इस वक्त इतनी ज्यादा, पाकिस्तान की अहमियत तो बहुत ज्यादा है इस वक्त स्ट्रेटेजिकली, लेकिन आप चूंकि वो एक अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है जो लिंक्ड है माशी अदम इस्तेकाम से, माशी अदम इस्तेकाम लिंक्ड है सियासी अदम इस्तेकाम से। ये जब तक चीजें और करनी किसने, हम लोगों ने करनी है आपस में बैठ के। खुदा ना खास्ता कोई कोविड या कोई सैलाब तो आया है इस साल, वो तो कुदरती आफत तो नहीं है, अभी तो बैठ के तय करनी है ना, तो बैठ के तय करें मामला को ताकि हिजान खत्म हो। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जो कि असल में कर रहे हैं खामोशी से, चुपके चुपके पीछे, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं आ रहे। लेकिन ये है कि अच्छा है कि पब्लिक के सामने भी अच्छी बात के साथ सामने आए ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़े और हिजान खत्म हो, सियासी सतह पे भी और माशी सतह पे भी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों सब पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।